मैं सबसे जो युवा साथी हैं कावरे जी, कंधे आपके युवा है, लेकिन इन युवा कंधों पर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी है, क्योंकि बालाघाट आपको देख रहा है। किस तरह से आप एक युवा नेता के तौर पर देखते हैं? आपके साथ आपसे वरिष्ठ लोग हैं, गुड्डा भैया जरूर आपसे कुछ साल बड़े हो सकते हैं। गौरी शंकर जी की विनम्रता का मैं हमेशा से कायल रहा हूं, और इनकी लंबी राजनीतिक पारी का एक बड़ा कारण भी वो रहा है। विनम्र राजनेता लंबी पारी तो खेलता है, ये पक्की बात है। प्रदीप जी को भी जितना मैं जानता हूं, कम बोलते हैं, दूर रहते हैं बनावटी शब्दों से, ये भी अच्छी बात है। राजनेता में ये चीज होनी चाहिए। और भगत जी बहुत साफ बोलते हैं, अच्छी बात है, ये भी राजनेता में ये स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। आप किस तरह से बालाघाट के विकास को देखते हैं? संक्षेप में, वक्त काफी हो गया है, लेकिन हम 4 मेहमान हमारे साथ हैं। आप चारों की संकल्पना को मंच समझना चाहता है। सबसे पहले शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बंसल न्यूज को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा मंच जहां पर बालाघाट जिले के विकास की आपने चिंता की है। निश्चित रूप से बालाघाट जिले के विकास को लेकर हम सब लोग सकारात्मक विचार के साथ में काम करते हैं। जहां तक आपने मेरे विषय को लेकर आपने कहा कि आपका क्या सोच है, मैं राजनीतिक क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद से आया हूं, और जिस संगठन से आया हूं उस संगठन में सकारात्मक विचार के साथ में आगे काम करते हैं। यहाँ पर विचार के साथ साथ मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ उस पार्टी का एक विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का विचार, और उस विचार को लेकर हम काम करते हैं। और जब हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें जहाँ पर उस परिवार की चिंता जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है उसका कैसे विकास करना है, ये उस विचारधारा से निकल कर आता है। और जब निकल कर आता है तो इस देश में हो चाहे प्रदेश में, जब उस विचारधारा की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वो गरीब परिवार की चिंता होती है। वो गरीब परिवार जो आज़ाद भारत के बाद में छतविहीन था, उसकी चिंता होती है, उसके सर पर भी पक्के मकान बनाने की इस सरकार के उस विचारधारा से चिंता होती है। आपने दूसरी बात कहा कि इस बालाघाट जिले में पार्टी बहुत सारे वरिष्ठ हैं। निश्चित रूप से मैं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के उस मार्गदर्शन पर काम करता हूं, जिनके राजनीतिक क्षेत्र में मुझे आगे लाने का आपने काम किया है। और जब आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को देखता हूं तो उनके सकारात्मक सोच, उनका सकारात्मक विचार इस 40 साल की राजनीति में हम सब लोग ने देखा है। और इस बालाघाट जिले में हम सब लोग, आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी, आदरणीय चाचा जी हैं, हम सब लोग मिलकर इस जिले का विकास करना चाहते हैं। मैं उस सोच के साथ में काम करने वाला व्यक्ति हूं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। मैं मन से जीता हुआ व्यक्ति हूं, और मैं इस बालाघाट जिले में निश्चित रूप से आने वाले समय में सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर इस बालाघाट जिले के विकास को आगे बढ़ाने का हम सब लोग काम करेंगे। चाहे वो खनिज संपदा की बात, मैं जिस गांव में रहता हूं वो ग्राम पंचायत ही खनिज से भरा हुआ है, मैग्नीज और इंडिया, जहां पर अभी हम सब लोगों ने प्रयास किया, 68 हेक्टेयर वहां पर जमीन है। एक नया हम वहां पर 500 करोड़ की योजना को लेकर आ रहे हैं, जिससे बालाघाट जिले के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम अपने विधानसभा हो चाहे बालाघाट जिले में, हमने आते ही हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठ कर, हमारे यहाँ के युवा तरुणाई के साथ में बैठ के मैंने सारे उद्योगपतियों को बुलवाकर एक बार चर्चा किया, उनसे जानना चाहा कि आप चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या है। और उस सोच में हम सब लोग शामिल हुए, और शामिल होके आने वाले समय हमारी प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो रही है। और निश्चित रूप से आने वाला समय इस बालाघाट जिले में उद्योगपतियों को भी स्थान मिलेगा और उनके साथ काम भी करेंगे। मैं दूसरी जगह मैं जब बात करता हूं हमारे कृषि के क्षेत्र में, थोड़ा संक्षेप जी, मैं कृषि के क्षेत्र में जब बात करता हूं तो हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो कृषि को कैसे लाभ का धंधा बनाएं, उसको कैसे महत्व दे सकें, तो ये वो विचारधारा है जहां पर मैं बात करना चाहता हूं। आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने
तो उन्होंने कृषि को लाभ के धंधे के लिए उस कृषि में काम करने वाले व्यक्ति को कैसे हम लाभ दे सके, उसकी चिंता करके 0% वाली योजना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में मिलकर उस गरीब उस किसान को लाभ देने का आपने काम किया। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे हमने कृषि के क्षेत्र में हमने काम किया है। आदरणीय कृषि मंत्री रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो किसान को भी लाभ देने का मेरा छोटा सा सवाल है। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि गुरुजी जो हैं आपके दाहिनी तरफ विराजमान है, इनसे आपने सबसे बढ़िया चीज क्या सीखी? मेरे गुरुजी के सबसे बढ़िया चीज सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार के साथ अपने जिले को और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। इसका परिणाम मैंने इस बालाघाट जिले में हम सब लोगों ने देखने का काम किया और उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने दिख रहा है। चाहे हम ओवरब्रिज की बात करें या चाहे और भी संसाधनों को, हमने पौधा रोपण किया था, अब वो अंकुरित होके बीज रोपण के दौर में आ रहा है। और निश्चित रूप से बालाघाट जिला, जैसे आप सबसे चर्चा किया है, सबकी सोच बालाघाट जिले के विकास की ओर लेकर जाने का है। हम निश्चित रूप से आपको इस मंच पे विश्वास दिलाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के खजाने का पैसा इस बालाघाट जिले के विकास में भी लेकर आएंगे और यहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों को लेकर हम काम करेंगे। तो स्वागत विकास के साथ में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो इन दोनों नेताओं के एक प्रशंसक ने, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा गौरीशंकर बिसेन जी से एक चीज सीखनी चाहिए कि राजनीति में, क्योंकि जब आप दूसरों की सेवा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने को दांव पे लगाते हो। उन्होंने कहा अगरबत्ती की तरह जलना चाहिए राजनीति में, धीरे धीरे जलो, सुगंध पहुंचे। अनार की तरह मत जलो कि एकदम से रोशनी उभरी और उसके बाद खत्म। अगर 7 टर्म ये व्यक्ति बालाघाट को रिप्रेजेंट करता रहा है तो आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला किसी और का नहीं, जनता का था। तो मुझे लगता है हमें भी, कावरे जी आपको भी और हम सभी को, चाहे वो बिसेन साहब के प्रशंसक हों या आलोचक हों, ये तो हम सीख सकते हैं कि जलें तो अगरबत्ती की तरह जलें, अनार की तरह ना जलें। अशोक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, उम्र के आप जिस पड़ाव पर हैं, तो मैं आपको वृद्ध तो नहीं बोलूंगा क्योंकि युवा आपके चेहरे का तेज बता रहा है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। कैसी है मधुशाला बालाघाट की अभी की? मैं जिले और शहर की डेवलपमेंट की बात करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको आभार मानता हूं। बंसल न्यूज़ ग्रुप ने यहाँ उद्योग के, ये यहाँ बालाघाट के डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा का समय निर्धारित किया है। सही समय पर सही चर्चा हुई है। जब तक जिले में शिक्षा और उद्योग नहीं होंगे तब तक किसी भी जिले का विकास नहीं हो सकता। पानी, जमीन, इलेक्ट्रिक ये तो पर्याय है, पर मुख्य है उद्योग, शिक्षा। कोई कमी नहीं है बालाघाट जिले में इस चीज को लाने में। भाई दिवाकर को मैं साधुवाद देता हूं, इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, पर उनकी मेडिकल कॉलेज की प्रोजेक्ट कहाँ अटक गया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि दिवाकर जी मेडिकल कॉलेज जरूर लाएंगे। दूसरी बात यह है कि उद्योग के लिए क्या कमी है हमारे पास में। एक बाधा थी ब्रॉड गेज की, वो पूरी हो गई। कनेक्टिविटी में कोई कमी नहीं है। हम जबलपुर से जुड़े हुए हैं, हम नागपुर से जुड़े हुए हैं, हम रायपुर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की, ना
राजनीतिक नेताओं में इच्छा शक्ति है न प्रशासन में। कलेक्टर आते हैं, बजट पर आधारित कार्य को निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं, 2 साल में चले जाते हैं। वो नहीं सकते हैं कि जिले को डेवलपमेंट करने के लिए क्या आवश्यकता है, नहीं करते, नहीं सोचते। वो सचमुच में नहीं सोचते। वो बजट पर जितना पैसा आया उसको खर्च करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। यहाँ कृषि में कोई कमी नहीं है, खनिज में कोई कमी नहीं है। इस तरह से यहाँ अपरंपार हर चीज है, पर कहा ना मैंने इच्छा शक्ति की कमी है। और उसमें 3 मुख्य कड़ी हैं, एक प्रशासन, दूसरा सांसद और तीसरा क्षेत्रीय प्रतिनिधि। क्षेत्रीय सांसद के बारे में मैं आपको बतला दूं, बहुत से सांसद जो हुए हैं उन्होंने दिल्ली के सचिवालय की सूरत तक नहीं देखे हैं। जब उन्होंने दिल्ली की सचिवालय की सूरत नहीं देखे तो विकास क्या करेंगे। कभी उन्होंने यहाँ बड़ा बजट, बड़ा उद्योग लाने की कोशिश नहीं की। 3 यहाँ उद्योगपतियों के साथ में सम्मेलन हुए हैं, रिजल्ट 0, कोई रिजल्ट नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च हुए पर कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो 3 की कड़ी है, सांसद, प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक, ये यदि ठान ले कि क्षेत्र में क्या करना है, क्या उद्योग लाना है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में हमको लाना है, कोई असंभव नहीं है। मेरा अनुभव है सर, थोड़ा संक्षेप। 1 मिनट, मेरा अनुभव है, कलेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। कलेक्टर से सभी आईएएस लोगों के सीधे संबंध रहते हैं। उन्होंने यदि ठान लिया कि मेरे को ये होना इस जिले में, तो आकर रहेगा। पर कहा ना मैंने, बजट पर आधारित चीजों को वो आपकी बात को मुख्य तौर पर हमने समझा। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि कोई वरिष्ठ शिक्षक है, मैं उनकी क्लास में बैठा हूं, उन्होंने कहा 1 मिनट सुनिए शरद जी, बात एंकर होंगे तो होंगे, आजकल एंकर बहुत ज्यादा बोलते हैं, कट शॉट देखिए, फिर हाथ दिखाया उन्होंने मुझे। सर संक्षेप में, बालाघाट शहर की मैं बात करूं, कलेक्टर महोदय कृपया ध्यान दें, यहाँ जेल शहर के अंदर है, बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया है। उसके फाइल करीब 30 साल पहले चल चुकी है बाहर ले जाने की, पर अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यदि वो हो जाता है तो कम से कम 1000 गुमटियाँ यहाँ बन जाती है। छोटे व्यापारियों को बहुत सहूलियत होगी, एक अच्छा हाल बन जाए, मल्टीपर्पज़ तो हो जाएगा और बगीचा हो जाएगा। दूसरा ये ड्रेनेज बहुत जरूरी है। लोग, मेहमान लोग आते नहीं बालाघाट सिर्फ इसलिए कि मच्छर काटते हैं, तो ड्रेनेज के लिए कोशिश करेंगे। यदि जिलाध्यक्ष महोदय यदि कोशिश करेंगे ड्रेनेज के लिए, तो असंभव नहीं है कुछ भी चीज, इच्छा शक्ति की जरूरत है। बस मैं यही अपने वक्तव्य पूरा करता हूँ। थोड़ा मुस्कुरा और दिया करिए ये सब बोलते हुए, ऐसा लगा कि जैसे कोई टीचर समझा रहा हो। सर मैं समझता हूँ, हाँ बिल्कुल आपने सारी बातें कही, पर थोड़ी मुस्कुराहट और हो जाती, चाहे शरद जी के लिए हो जाती, चाहे और लोगों के लिए हो जाती। और युवा कलेक्टर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बालाघाट के, और आपकी बातों से हम सभी और भी सीखेंगे। बड़ी युवा टीम है, बहुत बेहतर काम भी कर रही है, जरूर हम सीखेंगे। मैं प्रदीप जी की तरफ आऊंगा, वक्त कम है और मैं समझ रहा हूं काफी देर से महफिल सुन रही है हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। प्रदीप जी, किस तरह से आप देखते हैं बालाघाट के विकास को, वारासिवनी के विकास को, और किस संकल्पना से आप सुनेंगे? अब तक आपने पहली पीढ़ी के नेताओं को तो सुना ही, युवा पीढ़ी को भी सुना। गौरी शंकर जी जो यहाँ पर्याय है राजनीति का, वो भी हमारे साथ है, किस तरह देखते हैं? शरद जी आपको धन्यवाद। भोपाल में तो कई बार बैठा आपके साथ, खनिज मंत्री के रूप में बैठा मैं, बहुत सारी बातें पूरे प्रदेश भर की हुई। आज पहली बार बालाघाट में आश्चर्य हो रहा है कि कैसे बैठे हैं, लेकिन आपने जो पहल की है कुछ ना कुछ उसका, जैसे अमृत मंथन हुआ था, कुछ ना कुछ निकलता ही जहर भी निकलेगा।
लेकिन यहाँ जहर नहीं निकलेगा, यहाँ से अमृत निकलेगा बालाघाट में। लेकिन विकास तो अनवरत प्रक्रिया है। अब हमारे बालाघाट जिले की जो बात करते हैं पिछड़ेपन की, तो स्वाभाविक तौर पे चूंकि राजधानी से 500 किलोमीटर दूर बैठे हम, तो एक कनेक्टिविटी की उसकी फर्क पड़ता है। इंदौर वाले नेता थोड़ा सा आगे आगे हो जाते हैं, मीडिया में ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था, इंदौर का विकास इंदौर पे ठीक है, भोपाल का भोपाल में ठीक है, लेकिन 500 किलोमीटर बैठ के बालाघाट में जो हो रहा है, ये बात जरूर है कि ब्रॉडगेज में बहुत समय लग गया। अगर यही ब्रॉडगेज 10 साल की बजाय जो 25 साल में बना, ये 10 साल में बन जाता तो शायद इस जिले का व्यापारिक दृष्टिकोण और अलग होता। मैं खनिज मंत्री के रूप में बहुत सारी मैंने पॉलिसी बनाई, रेत की पॉलिसी मैंने बनाई, आपके सामने बैठा मैं, 5-6 गुना राजस्व बढ़ा। वही मैंने खनिज की पॉलिसी बनाई थी। खनिज की पॉलिसी मैंने ऐसी बनाई थी कि जितने भी हमारे व्यापारी हैं, चाहे दिल्ली के हो, रायपुर, नागपुर के, जो पैसे वाले हैं, जो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार को पैसा देना चाहते हैं, खुद भी कमाना चाहते हैं, ऐसी मैंने पॉलिसी भी मैंने बनाया था। और शायद वो पॉलिसी सरकार गिरने के पहले आ जाती तो शायद खनिज का राजस्व और 5 गुना ज़्यादा बढ़ता। बहुत शायद आबकारी से भी ऊपर सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला विभाग खनिज विभाग होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा, विराट कोहली रन आउट होकर वापस आ गया, सरकार गिर गई, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। अब पिछले 2 सालों में भले कोरोना के कारण हमारा समय खराब गया है, लेकिन अब 2 साल में मैंने जो देखा कि हर दृष्टिकोण से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवागमन का क्षेत्र है, हमारा जिला नेशनल हाईवे में जुड़ने में विलम्ब हुआ। ये जो विलम्ब होने के कारण जो चीज़ दिखना चाहिए वो दिख नहीं पाई। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बालाघाट जिले अन्य जिलों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा आदिवासी क्षेत्र जिला है, भोपाल से दूर है, उसके बावजूद कम समय में, और संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन संसाधन में जैसा मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जितने संसाधन हैं, इसकी अगर हम प्रोसेसिंग करें, पॉलिशिंग में बाहर जाता है हमारा मटेरियल, पूरा खनिज पूरा बाहर जाता है, उड़ीसा जाता है, राजस्थान जाता है, बॉम्बे जाता है। वो सारी चीज़ें अगर यहाँ हो जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, बालाघाट जिले का नाम पूरे देश में चले। तो ये चीज़ें लेकिन अब प्रोसेस में आ रही है। और अगर नेशनल हाईवे से जुड़ा है, मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात आई है, मेडिकल कॉलेज अभी नहीं आ पाया, लेकिन अभी जो अनुपूरक बजट आएगा दिसंबर में, आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज बालाघाट का भी आ जाएगा। लेकिन आएगा जरूर। लेकिन वही मैंने कहा कि पुजारा ने बनाया 50 गेंद में 15 रन, अब जरूरत है 15 रन में 50 रन बनाने की। लेकिन मेडिकल कॉलेज भी आएगा, देर आज दुरुस्त सा, लेकिन बालाघाट जिले में जो विकास की गति है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए हमारे जैसे जितने जनप्रतिनिधि हैं, इनको थोड़ा सा अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करके थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, गति बढ़ाने की जरूरत है। विकास के दिशा हमारी सही है, लेकिन गति हमारी धीमी जरूर है। लेकिन आप जैसे जब बैठते हैं हम लोग, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, तो मुझे आशा है कि गति निश्चित रूप से बढ़ेगी। संक्षेप में बहुत प्रिसाइसली अपनी बात कही। मैं एक आदर्शवादी कल्पना के बारे में सोच रहा था, और क्यों नहीं घट सकती। गौरीशंकर बिसेन जी हों, प्रदीप जी हों, अशोक जी हों, कांवरे जी हों, भगत जी हों, सिंह साहब हों, कुलाधिपति हमारे बीच में है, प्रतिनिधिमंडल भोपाल जाए, मुख्यमंत्री से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, और जो बुद्धिजीवी नगर के हों वो भी शामिल हों। आप अपना ब्लूप्रिंट बालाघाट के विकास का रखिए सामने। डेमोक्रेसी में क्या तरीका है? एक उंगली उठाना आसान है, 3 उंगली हमारी तरफ भी होती है, कोई बात नहीं, उंगली उठाना भी डेमोक्रेसी में राइट है हमारा। लेकिन हम पहुंचे तो, और एक साथ पहुंचे। जैसे हम वो क्रिकेट टीम बनाते हैं ना, कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम, सचिन तेंदुलकर भी हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रहे हैं, वो भी हैं, ऐसे एक टीम क्यों नहीं जा सकती? क्या ये कल मुमकिन नहीं है सर? बिल्कुल मुमकिन है। मैं अब जिनको हम सब सुनना चाहते हैं, गौरीशंकर जी, मैं उनकी तरफ आता हूं। गौरीशंकर जी, बिना किसी औपचारिकता के मैं एक संक्षिप्त उद्बोधन के लिए, और समअप भी आप ही करेंगे इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हुए। जी प्लीज। सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के चीफ होने के नाते आपने बालाघाट को समय दिया, और पूरे 24 घंटे हमारे बालाघाट को आपने दिया है। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हम सभी जनप्रतिनिधि की ओर से और जितने हमारे आमंत्रित अतिथि हैं उन सब की ओर से निसंदेह बालाघाट का या किसी भी स्थान के विकास के बारे में जब हम बात करते हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो हमारे सामने चुनौतियां तो रहती हैं। लेकिन उन चुनौतियों को यदि हम दूर नहीं करें, उनके साथ में संघर्ष नहीं किए, तो फिर हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं
विचार परिवार से हूँ। एक गीत उसमें गाया करते हैं हम लोग, लक्ष्य पे पहुँचे बिना पथ पे पथिक विश्राम कैसा। और हमारा लक्ष्य है बालाघाट सहित समग्र मध्य प्रदेश को, देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र में, भारतवर्ष को और मध्य प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में, और बालाघाट को मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिले में हम पहुंचाएं। और मैं जहां तक समझता हूं, जिस भी जनप्रतिनिधि को जब अवसर मिला है तो यहां की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उस समय की जो परिस्थिति रही, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये बात मैं पुनः कहना चाहता हूं कि रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण विकास में हमारे बारे में यदि आप अंदर जाके देखें तो हम कई जिलों से बहुत आगे। अभी मैं एक ही उदाहरण रखना चाहूँगा। भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हर देश के नागरिक को टैप वाटर मिले, और इस बजट में उसके लिए पर्याप्त धन का प्रबंधन भी किया है। लेकिन इससे पूर्व मैं कहना चाहता हूं, आज के 7-8 साल पूर्व बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के पूरे 102 गांव में हमने टैप वाटर देना चालू कर दिया, और एक एक घर को नल का पानी दिया जा रहा है, और जो 10 पंचायत है उनको भी दिया जा रहा है। पर इसका कोई आकलन तो करें। लगता है कि हम यहाँ बहुत छोटी बात कर, पर छोटी नहीं है। किसी विधानसभा क्षेत्र के हर घर को नल का कनेक्शन मिल जाए, ये बड़ी बात है। मैं बालाघाट नगर की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर 17,000 से अधिक हमारे परिवार हैं। 14,000 परिवारों के कनेक्शन हो चुके हैं। लेकिन अब हमारी जो मानसिकता रहती है, करीब 500 लोगों ने अपना कनेक्शन लिया, बाकी लोगों ने नहीं लिया। तो नई स्कीम को हम चालू तब करेंगे जब पुरानी हमारी पाइपलाइन को हम बंद करेंगे। ये कुछ समस्याएं छोटी मोटी आती हैं, उसका निराकरण किया जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय में स्वच्छता हमारा प्राथमिकता पर है पूरे देश में। उस दिशा में मुझे लगता है, चाहे हमारा नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जरा विचार करें इन 15 सालों में ग्रामीण क्षेत्रों का क्या स्वरूप हमारे सामने आया। जहां हम कीचड़ में, दलदल में चलते थे, आज कोई ऐसी ग्राम पंचायत नहीं जहां पर हर गली सीमेंटेड न हो, तो क्या विकास नहीं है। मैं मानता हूं कि युवा को रोजगार देने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अकेले हमारी परंपरागत जो व्यवसाय है, हमारे धंधे हैं, उस तक हम सीमित रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब हमारे यहाँ, मैं बालाघाट की बात करना चाहता हूँ, एकमात्र धान उत्पादक, फसल उत्पादक के जिला है पेडी। गर्मी में भी लोग पेड़ी लेना चाहते हैं, बरसात में भी पेड़ी लेते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप के बारे में कहो तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अनुमति नहीं देता। यहाँ पे दलहनी फसलों का प्रोडक्शन नहीं होने पाता। तो इसके कई ऐसे हमारे सामने प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे कि हमने शुगर मिल बनाना, मैंने कोऑपरेटिव सेक्टर में खूब प्रयास किया, शेयर सारे सब किए, लेकिन लोग गन्ना लगाने के लिए आगे नहीं आते। जो हमारे स्वभाव में आ गया कि धान के बाद धान, धान के बाद धान, उस स्वभाव से कैसे हम निजात पाएं। जहाँ तक सिंचाई के मामले में हम बहुत धनी हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फ्लोर इरिगेशन, बहता हुआ पानी सिंचाई के लिए किसी जिले में सर्वाधिक है तो हमारे बालाघाट जिले में। नदियाँ हमारे यहाँ सर्वाधिक हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव इरिगेशन में, श्योर्ड इरिगेशन में नहीं है। हम गर्मी में चाह कर के भी पानी नहीं पहुँचा सकते, चाहे वारासुनी क्षेत्र हो, चाहे बालाघाट क्षेत्र हो या चाहे लालबरा क्षेत्र हो। तो ये कुछ ऐसे हमारे सामने समस्या है। लेकिन अब हमने तय किया है कि एक जिले में एक ऐसी क्रॉप जिसका पहचान पूरे देशव्यापी हो, विश्व के बाजार में जा सके। तो इस समय में हमारा जो पुराना वैरायटी था चिन्नौर, उसके बारे में बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्टों ने भी काम किया है, और अब उसको हम एक्सपोर्ट करने की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए रास्ते निकाल रहे हैं। जहाँ तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि आज औद्योगिक विकास की आवश्यकता है युवा को रोजगार देने के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। देश का यदि हम परिदृश्य देखें तो देश की पूरी इकोनॉमी आज रूरल इकोनॉमी पर है, और खासतौर से कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। उससे हमको अकेले बालाघाट का विषय नहीं, पूरे देश को निकल के बाहर आना पड़ेगा। और यदि हम दुनिया के बाजार में खड़े रहना चाहते हैं तो हमारे औद्योगिकरण की ओर हमको
बड़े दृढ़ता के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और हमारी नई पीढ़ी को उसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अभी हमारे रमेश भट्टेरे जी ने कहा, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि केरल की बात हमारे नर्सेस बहनों की हो सकती है, केरल राज्य से सर्वाधिक विश्व में जाती हैं, तो बालाघाट की भी हमारी स्टाफ नर्स, हमारी ANM सर्वाधिक मध्य प्रदेश के हर जिलों में जाती हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं घर के बाहर निकलने का स्वभाव हमारी बहनों ने बनाया, और इसके पीछे शिक्षा, मैं कह सकता हूँ जवाबदारी के साथ में ये बात अलग है कि हम मेडिकल कॉलेज प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन ये भी बात अलग है कि शिक्षा, ये बात सत्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, और इसलिए मैं बड़े जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ कि चुनौतियों को हम अवसर में बदलेंगे। बालाघाट दिन प्रतिदिन तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, और हमारा पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी को साथ लेकर हम लोग विचारधारा में, ठीक है कोई अलग अलग राजनीतिक दल के हम हो सकते हैं, लेकिन बालाघाट के समग्र विकास का जब प्रश्न आता है तो हम एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ में संवाद करते हैं। अभी सरसवार जी हमारे 2 टर्म विधायक रहे, लेकिन उनसे भी हम परामर्श करते हैं कि भाई आप बताइए, सीनियर हैं हमारे, और यदि उन्होंने बड़े गुरुजी की भांति कुछ कहा तो उसको बुरा भी नहीं मानते, उनका अधिकार है, हमसे सबसे सीनियर है, उनका मार्गदर्शन हम सदैव प्राप्त करते हैं, ऐसे बाकी सब लोगों का भी। और बहुत अच्छे वातावरण में बालाघाट के विकास के बारे में हम लोग सजग प्रहरी की भूमिका में, मैं आपको, आप घड़ी तरफ देख रहे हैं, मैं आपके समय का ध्यान रखते हुए कहना चाहता हूँ कि आज के इस परिचर्चा के माध्यम से निसंदेह बालाघाट के विकास को एक नया लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे और नया आयाम तक हम पहुंचेंगे। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं भी अधिक समय नहीं लूंगा, बहुत सारगर्भित बात बिसेन साहब ने कही है और गागर में सागर समेटा है।